जय भीम, जोहार मंडल दोस्तों। उम्मीद है कि आप हमें सुन पा रहे होंगे। मैं फिर से आपसे जुड़ने की कोशिश किया हूँ। और एक बार आप कमेंट करके बता देंगे तो हमें बहुत ही सहूलियत होगी आपसे चर्चा करने में, जुड़ने में। अगर हमारी आवाज़ क्लियर आ रही हो, पहुँच पा रही हो तो जैसा कि पेज पे ही सामाजिक न्याय आंदोलन बिहार के पेज पे ही आज ये जानकारी साझा की गई थी कि हम हरिंकू जी का कमेंट आ गया। शुक्रिया शुक्रिया। अब हम अपनी चर्चा शुरू कर सकते हैं और जो लोग साथी सुन रहे हैं वो आप शेयर कर दें ताकि हम लोग उस पर चर्चा समावेशी बना पाएंगे और जुड़ पाएंगे। तो जैसा कि पहले ही बताया गया, सूचना दी गई है कि हम आज एक बहुत ही मौजूद पहलू पर बात करने जा रहे हैं कि जो अभी बहुत ही देश के लिए सबसे संजीदा और संवेदनशील मुद्दा भी है कि जाति जनगणना का सवाल और उससे जुड़ी जो जातियां हैं या पूरे देश की जो जातियां हैं, आपके भारत के अंदर रहने वाले जो नागरिक हैं और उनकी उनकी समस्याओं का जब तक हमारे पास कोई डाटा नहीं होगा, कोई आंकड़ा नहीं होगा, हम उनकी गरीबी के बारे में, उनकी मुफलिसी के बारे में, उनकी दीनता के बारे में और उनकी समस्याओं के बारे में सही समझ और सही परख नहीं कर पाएंगे। और जब तक सही समस्या को हम सही से नहीं समझेंगे तब तक उसके समाधान के लिए हम कोई ऐसी नीति या योजना नहीं तैयार कर पाएंगे जो उसके भविष्य से जुड़ी हो, उसके कल्याण से जुड़ी हुई हो। तो इसी कड़ी में हम आज जो चर्चा रखी गई है कि जाति जनगणना का प्रश्न और ओबीसी के सामने चुनौतियां। तो चूंकि ओबीसी की जो पहचान है या ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास, इसकी जो पूरी पहचान है एक वर्ग के रूप में इसको परिभाषित किया गया है भारतीय संविधान के तहत। और जिसमें जिस वर्ग में करीब करीब 5,000 से अधिक जातियां शामिल हैं। इनमें वो जातियां शामिल हैं जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की जातियां से अलग हैं। तो यही इसकी सबसे बड़ी पहचान भी है। और इसमें सारे देश के जितने मजहब और पंथ हैं भारत में, उन सारे पंथ और मजहब के लोग इस ओबीसी वर्ग में शामिल हैं, क्योंकि भारत में जाति एक सच्चाई है। तो उन जातियों की एक लिस्टिंग की गई है भारतीय संविधान और उसके प्रावधान के तहत कि जिसे अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में जाना जाता है। तो हम कहना चाह रहे हैं कि ये जो ओबीसी है ये भारत का एक ऐसा वर्ग है जिसकी आबादी 1931 की जनगणना के हिसाब से मंडल कमीशन जो 1980 में रिपोर्ट दिया उसमें दर्ज है कि 52% देश की आबादी है। जब 1980 में जो रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट में 1930 के जनगणना के हिसाब से तो दूसरी बात की ओबीसी कमीशन दूसरे कमीशन मंडल कमीशन में, पहला काका कालेलकर कमीशन के बाद मंडल कमीशन जब बना तो उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया। आदरणीय बीपी मंडल साहब ने 2-2, 3-3 पत्र लिखा उस समय के जो सरकार थी कि जाति जनगणना के बिना हम कोई भी देश का सही नीति और सही विधान नहीं बना पाएंगे। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है, जिसको उस समय के पत्राचार में है कह करके खारिज कर दिया गया कि अब भारत में जाति जनगणना नहीं की जाएगी। इसका उल्लेख जो है बीपी मंडल साहब अपने रिपोर्ट के पहले ही जो है प्रस्तावना में इसकी जिक्र करते हैं कि हमने जो एच.एम. पटेल और वाई.पी. चौहान को उन्होंने पत्र लिखा। बाद में जो गृह मंत्री ज्ञानी जैल सिंह थे उनको भी उन्होंने पत्र लिख करके इस बारे में अवगत कराया कि कितनी मंडल कमीशन को कितनी कठिनाइयां हुई भारत के जातियों के
के बारे में आंकड़ा जुटाने में, उनके उनकी उनकी फितरत को जानने में, उनके आजीविका के बारे में, उनके पेशा के बारे में, उनके रहन सहन के बारे में, उनके जीवन यापन के बारे में, उनकी स्थिति के बारे में। तो इतने सारे सवाल मंडल के सामने, और उसकी एक टास्क दिया था कि आप भारत में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ी हुई जातियां हैं उसकी पहचान करिए। मंडल कमीशन का एक ही मूल उद्देश्य और लक्ष्य यही था। तो उस पहचान को लेकर के कमीशन अपना जो है 2 साल में रिपोर्ट देता है। लेकिन सवाल वही है कि आज उस रिपोर्ट के बाद 93 में तमाम कानूनी दाव पेंच और कोर्ट के गलियारों से हो करके जब मंडल कमीशन 93 में लागू होने के बाद से ही लगातार, यानी कि इसके 90 में संसद के पटल में रखे जाने के से लेकर के 12 अगस्त को इसकी अधिसूचना जारी होने से लेकर लगातार मंडल कमीशन और पिछड़े वर्ग का विरोध इस देश के जो सत्तानवीस लोग हैं, जो कह सकते हैं कि जो साधन, सत्ता और संसाधन में जो सबसे कब्जेदारी किए हुए हैं, पहले से ही अपने आबादी से अधिक संख्या में बैठे हुए हैं, जो यहाँ का नीति निर्माता वर्ग है, जो डिसीजन मेकर हैं, जो रूलिंग क्लास है, अभिजन वर्ग हैं, तो वो लगातार इसके खिलाफ में प्रोपेगेंडा और इसको लेकर के चर्चा करते रहे हैं। तो आज की जिस आवश्यकता को मंडल कमीशन बोला कि 31 की जनगणना, उसके बाद देश का विभाजन हुआ, बांग्लादेश का विभाजन हुआ, तो आज हम इस दावे के साथ, इस विश्वास के साथ नहीं कह सकते कि कौन सी जाति किस हैसियत में है, उसकी क्या स्थिति है, उसकी शैक्षणिक स्थिति क्या है, उसकी राजनीतिक स्थिति क्या है, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, उसकी सामाजिक स्थिति क्या है, उसकी आजीविका का स्रोत कितने हैं, उसका जीवन स्तर किस हिसाब से है, और किस तरह का जीवन यापन गुजार रही है, उसके तक सुविधाएं कितनी तक पहुंची हैं। भारतीय सरकारें जो बनती रही हैं समय समय पर, उन्होंने कई जो है प्रयास करते रहे हैं समाज के जो वंचित वर्ग है, जो हाशिए पे फेंका हुआ वर्ग है, या जो कह सकते हैं कि सत्ता और संसाधन की भागीदारी में सबसे देश चलाने में जिसको अभी शामिल नहीं किया गया, उसको शामिल करने के कई प्रयास करते रहे हैं। लेकिन उन प्रयासों को जब तक डाटा और आंकड़े नहीं होंगे, उस पर कमेटियां नहीं बनेंगी, तो हम कोई सही डिसीजन नहीं ले सकते। और यही जो एक तरीके से भ्रम की स्थिति बनी है, आज लगातार समाज में एक अंतर्द्वंद चल रहा है, एक प्रतिस्पर्धा चल रही है। हर समाज की हर जाति कह रही है कि हम तो इस देश में इतने प्रतिशत का हिस्सेदार हैं, इतना प्रतिशत हमारी आबादी है, लेकिन शिक्षा, जो है सत्ता, संसाधन, शासन, प्रशासन, रोजगार, कारपोरेट, किसी जगहों पर हमारा भागीदारी नहीं है। और ये कमोबेश, मैं किसी ओबीसी वर्ग के में शामिल जातियों की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि सवर्ण जातियों में भी ये लगातार सवाल उठ रहा है कि मेरा जो प्रतिनिधित्व है, मेरी जो सत्ता और प्रशासन शासन में भागीदारी है वो बहुत कम है, या कि हमारा ये दावा कि हम इतने % देश के हैं, लेकिन उसको लेकर के कोई क्वांटिफाइड डाटा हमारे पास नहीं है। और डाटा तभी आएगा जब जाति जनगणना होगी, और जाति जनगणना नहीं होगी तो आज जितने समाज में जो वैमनस्य फैल रहे हैं, जो अंतर्विरोध फैल रहे हैं, जो समाज में कटुता फैल रही है, और उसके अलावा जो एक तरीके से कहें कि जो असंतोष समाज में फैल रहा है जातियों में, कि वो पिछड़ा हुआ है, उसका जीवन स्तर ठीक नहीं है, वो लाइवलीहुड उसके साधन उसके पास नहीं है, शिक्षा की स्थिति बड़ी दयनीय है, उसका आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय है। इसका पता लगाने के लिए जब तक हमें ये हमारे पास डाटा नहीं होगा, हम कोई भी निर्धारण नीति नहीं बना सकते। और यहीं से सवाल जुड़ जाता है कि जो जातियां सत्ता, संसाधन, प्रशासन में शामिल नहीं हैं, देश चलाने में जिनकी सहभागिता नहीं है, अगर हम उसको सहभागी बनाना चाह रहे हैं, समावेशी बनाना चाहते हैं, और देश में लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र की भावना, उसके मूल्य को हम देश में इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, और चाहते हैं कि देश की सारी जातियां मिल करके भारत का निर्माण करें, भारत को मजबूत करें, उसके उत्थान में, उसकी प्रगति में अपना योगदान दें, तो उसके लिए हमें
मालूम होना चाहिए कि भारत की जातियों की स्थिति क्या है, सत्ता और शासन प्रशासन में उनकी भागीदारी क्या है, कौन सी वो जातियां हैं जो इस पूरे पूरे भागीदारी से, पूरे सत्ता संसाधन के संचालन से वंचित रह गई हैं। इन वंचनाओं को दृष्टिकोण में रख करके, इन अभावों को दृष्टिकोण में रखकर जब हम नीति बनाएंगे तो नीति के लिए हमें वो डाटा तो बहुत जरूरी है, और बिना डाटा के हम किसी भी जाति को, किसी के जाति के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा नहीं बना सकते, या उसके खिलाफ कोई उल जुलूल बहस नहीं चालू कर सकते कि फला जाति ने इतना खा लिया, फला जाति ने ऐसा रख दिया, या फला जाति पूरे सिस्टम में कब्जा करके बैठी है, बाकी जातियां नहीं आ पा रही हैं। आखिर नहीं आ पा रही तो कौन सी जातियां, ये सवाल कैसे हल किया जाएगा? और इसको लेकर के जो अभी तक की सरकारों की जो नीयत रही है, वो 80 से ही अभी तक सरकारें उसको टाल मटोल करती रही हैं। 80 के बाद 91 में जब मंडल कमीशन लागू हुआ तब भी जाति जनगणना नहीं कराई गई। उसके बाद 2001 में जाति जनगणना का फिर से अवसर आया। उस समय भी जो है भाजपा की सरकार थी, उन्होंने जो है जाति जनगणना करने से मना कर दिया। 2011 में कांग्रेस की सरकार थी और फिर जाति जनगणना के सवाल को संसद के पटल पर रखा गया। देश के तमाम ओबीसी वर्ग के द्वारा, पिछड़ी दलित जातियों के द्वारा, ट्राइबल जातियों के द्वारा, जिनकी तो जनगणना होती है, लेकिन उन्होंने इस आंदोलन में आगे आकर के इस बात की वकालत की कि नहीं, जो है जब तक जातियों की एक्चुअल संख्या नहीं मालूम होगी, उनकी हैसियत नहीं मालूम होगी, उनकी स्थिति नहीं मालूम होगी, हम कहीं न कहीं देश को एक मजबूत देश बनाने में असफल रहेंगे। देश को एक समावेशी देश बनाने में, जो सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से जो इंक्लूसिव नहीं बना पाएंगे। और इससे क्या होता है कि समाज में असंतोष फैलेगा और जातियों में विद्रोह होगा तो आपस में टकराव होगा, अशांति की स्थिति बनेगी, और कोई भी देश अशांति और में विकास नहीं कर सकता। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में इन जातियों की क्या स्थिति है, ये जानकारी के लिए डाटा हमें बहुत ज़रूरी है। और जिसको लेकर के सारी जातियों को, मैं कह रहा हूँ जितनी, न केवल क्योंकि SC ST की जनसंख्या हर 10-10 साल पे गिनी जाती है, जो गिनी जाने वाली जनसंख्या है वो पिछड़ी जातियों की है, जो इस देश के आधी से ज़्यादा आबादी का हिस्सा है। दूसरा सवर्ण जातियाँ हैं, जिसमें अभी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को भी रिजर्वेशन के तहत उनको रियायत दी गई है कि उनको भी जो आर्थिक रूप से पिछड़ गए हैं, गरीब हैं, वंचित हैं, जो अपने ही कम्युनिटी में जो अमीर लोग हैं उनसे मुकाबला करने में नहीं सक्षम हैं, उनको भी EWS के माध्यम से एक सुविधा या उनकी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है। तो उनकी भी जनसंख्या अगर नहीं मालूम होगी कि वो गरीब कौन है, आखिर गरीब ब्राह्मण कौन है, गरीब लाला कौन है, गरीब बनिया कौन है, गरीब जो है राजपूत कौन है, और गरीब जो है जाट कौन है, गुजर कौन है, पटीदार कौन है, कापू कौन है, मराठा कौन है, कम्मा कौन है, रेड्डी कौन है। तो इन जातियों में भी जो गरीब लोग थे उनको भी अपनी जातियों के बरक्स खड़ा करने की एक कोशिश हुई। उसको लेकर के भी कोर्ट में केस चल रहा है। हालांकि कोई इन जातियों ने कोई उसके आंदोलन नहीं किया, ना ही कोई ऐसी मांग की, लेकिन चूंकि ये राजनीतिक मसला है, राजनीतिक गलियारे से आया है, तो इन जातियों के जो लाभार्थी हैं, इन लाभार्थियों को भी आगे आकर के एक सामाजिक न्याय और सारी जातियों की भागीदारी और उनके न्याय के सवाल को आगे रख करके इस मुहिम में शामिल होना चाहिए कि क्यों जाति जनगणना से भारत का भविष्य जुड़ा हुआ है, क्यों जाति जनगणना से भारत के राजनीतिक गलियारों से बनने वाले नियम और विधान जुड़े हुए हैं, और उन नियम और विधान को बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय के दृष्टिकोण से बनाने के लिए हमें आंकड़ों की ज़रूरत होती है, ताकि हम सभी जो उसका शिकार हैं, जो वंचना के शिकार हैं, जो शोषण के शिकार हैं, उसको हम चिन्हित करके उनके लिए योजना बना पाएँ, नीति बना पाएँ। तो ये एकदम जिस पर कई हमारे बुद्धिजीवी और हमारे राजनीतिक संगठन, सामाजिक संगठन, जन संगठन और जितने भी जो संवेदनशील लोग हैं, जो भारत की जो है दिशा दशा और उसकी प्रगति से परिचित हैं, जो भारत देश के उत्थान को लेकर चिंतित हैं, उन सबको इस बात की चिंता है। इसके साथ साथ
इसके लिए मंडल कमीशन में 40 सिफारिशें की गईं, जिसमें सवर्ण समुदायों से उठने वाले हर वो सवाल, चाहे वो मेरिट का सवाल हो, चाहे वो आरक्षण के खिलाफ जितने भी तर्क हैं, उन तर्कों का भी जवाब दिया गया है। इसके साथ एक जो ओबीसी के सामने एक कई चुनौतियां आ रही हैं कि ओबीसी जातियों के अंदर, चूंकि ओबीसी की जो जातियां हैं उसमें यह नहीं कह सकते कि जातियां अछूत हैं। अछूत जातियों को ऑलरेडी शेड्यूल क्लास में लिस्टेड कर दिया गया है, लेकिन उससे बाहर जो जातियां हैं, उन बाहर जातियों को जो है मंडल कमीशन में बाकायदे सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी कौन कौन सी जातियां हैं उसको चिन्हित किया गया है। और शुरुआत में सेंट्रल लिस्ट में करीब करीब 3000 जातियां हैं, राज्य को मिलाकर करीब 500-6000 जातियों की संख्या आ जाती है कि इतनी जातियां हैं भारत में, जो भारत के श्रम व्यवस्था में, उत्पादन व्यवस्था में और पशुपालन, मत्स्य पालन, दुग्ध व्यापार और जो है भारत की जो मीट इकोनॉमी है, मिल्क इकोनॉमी है, कृषि है और जो है सर्विस सेक्टर है, फैक्ट्री है, इन सारे उत्पादन क्षेत्रों में, सार्वजनिक क्षेत्रों में, गैर सार्वजनिक क्षेत्रों में उत्पादन व्यवस्था में इन जातियों का बड़ा योगदान है। अपने लेबर से, अपने श्रम से, अपने कौशल से लगातार जातियां इस देश के उत्थान और प्रगति में अपना योगदान दे रही हैं। तो इन जातियों की एक्चुअल स्थिति का पता लगाना किसी भी देश का कर्तव्य है। केवल हमारा ही देश इस मामले में सबसे मनहूस है, या कहें कि इस यहाँ की जो सरकारें हैं, जो सरकारों में बैठे निजाम है, वो उनकी जो तंग दिली है, तंग नियति है, नियतखोरी है, उसी का परिणाम है। नहीं तो हर देश अपने समुदायों के, अपने नागरिकों की जनगणना करके उनकी स्थिति, उनकी दयनीयता, उनकी वंचना को ध्यान में रख करके नीति निर्धारण करते हैं। तो एक जो सवाल है कि भी ओबीसी का एक पहचान का सवाल है कि पहले जब देश आज़ाद नहीं हुआ, आज़ाद हुआ, हमने एक सोशलिस्ट ओपन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की कल्पना की और एक भारतीय गणतंत्र के सपने के साथ हमने एक देश, नेशन स्टेट की कल्पना की। उस नेशन स्टेट में हमने एक संविधान बनाया कि हमारा देश अब जो है एक संविधान, एक नियम है, एक किताब है, इसी किताब के अनुरूप, उसकी मंशा के अनुरूप चलेगा। इसके बाद उसी संविधान में तमाम सारी जातियों के उत्थान और प्रगति का बारे में भी जिक्र किया गया है। उसी में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और जो है अन्य पिछड़े वर्ग की बात की गई है। तो ये जो जातियां, जो जिसको ओबीसी कहा गया है, इन ओबीसी जातियों में सामाजिक रूप से पिछड़ापन और शैक्षणिक रूप से पिछड़ापन को आधार बना करके जातियों को क्लब किया गया, एक समुच्चय तैयार किया गया। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है लगातार ओबीसी के अंदर कि भाई ऐसा है कि ओबीसी के अंदर कुछ जातियां ऐसी हैं जो भी सरकारों द्वारा जो योजना या प्रतिनिधित्व या आरक्षण दिया जा रहा है, उसको लेकर के उसका सारा हक कुछ मजबूत जातियां, जो ओबीसी की कमज़ोर जातियों का हक है, वो मजबूत जातियां खा जा रही हैं। तो एक चुनौती या अंतर्विरोध ये उभारा जा रहा है समाज में, या समाज के अंदर जो ओबीसी जातियां हैं उनके अंदर। तो अब इसके सवाल को लेकर के जो लोग उभार रहे हैं सवाल, उनको मंडल कमीशन की रिपोर्ट पढ़ना चाहिए कि मंडल कमीशन के दूसरे ही सिफारिशों में ही इसका जो है निराकरण करने की कोशिश की गई है कि समाज में पहले से ही जो ओबीसी के अंदर लिस्टेड जातियां हैं उसमें कुछ सक्षम जातियां हैं, और जो सक्षम जातियां हैं उसको इंदिरा साहनी केस में तो यह निपटारा कर ही दिया गया है कि जो जातियां सक्षम हैं, जो मजबूत हैं सामाजिक और शैक्षणिक रूप से, वो तो आरक्षण के दायरे में आएंगी ही नहीं। 8 लाख रुपए की इनकम कृषि और सैलरी से छोड़कर जिन जातियों को आ रहा है, वो तो आरक्षण का लाभ नहीं ले पा रही हैं। तो अगर जो जातियां पिछड़े वर्ग में सक्षम है, वो तो उस आरक्षण के दायरे से बाहर चली जा रही हैं। तो लाभ लेने का सक्षमता का क्या जो पैमाना है, कैसे सक्षम है, कैसे मजबूत हैं? अगर मजबूत है तो आरक्षण से बाहर चला जा रहा है, तो फिर जो है जो और जातियां हैं उनका आरक्षण कैसे खाया जा रहा है? तो ये झगड़ा लगाने का प्रयास है
दूसरा, कुछ सक्षम जातियां जब खा रही हैं तो उन सक्षम जातियां की संख्या कितनी है, प्रतिशत कितना है। आप कैसे ये निर्धारित कर रहे हैं कि ये जाति है जो सारा पिछड़ों का, ओबीसी के अंदर जो भी सुविधाएं और संसाधन या अवसर प्रदान किए गए हैं उन अवसरों का सबसे ज़्यादा कब्जेदारी कर ले रही है या उस पर काबिज है, इसका भी कोई डाटा नहीं है। यानी कि इसके पीछे जो नीयत है वो नीयत बहुत ही खराब है। वो समाज में शांति और सुरक्षा और प्रगति बहाल नहीं करना चाहती हैं, वो समाज को तोड़ने फोड़ने और आपस में लड़ा करके उनमें उनको और पीछे ढकेलने की एक चाल चली जा रही है। क्योंकि अगर ये चाल नहीं होती तो भैया जाति जनगणना करा लो, कौन कितना ज़्यादा खा लिया है, कौन कितना ज़्यादा भागीदारी जिनकी हो गई है ओबीसी का आरक्षण से, वो एक दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ये जो सवाल उठाया जाता है सोशल मीडिया से लेकर समाज में भी और सत्ता के गलियारों में भी, वो सवाल उठाने वाले ये कभी नहीं बताते हैं कि ये जो जातियां हैं इन जातियों की स्थिति कैसी है। 8 लाख जो इनकम क्रीमी लेयर का रखा गया है, उस क्रीमी लेयर में जो 8 लाख कमाने वाली ओबीसी कोई जाति हो, चाहे वो कुर्मी हो, कोयरी हो, यादव हो, लोधी हो, जाट हो, नाई हो, चीपा हो, दर्जी हो, तेली हो, तमेली हो, सोनार हो, कुम्हार हो, लोहार हो, चिकवा हो, कुरेसी हो, नलखोर हो, अलालखोर हो, दुनिया हो, नुनिया हो, जुलाहा हो, कोई भी जात हो, अगर वो 8 लाख सामाजिक और शैक्षणिक रूप से सक्षम हो गई है, कोई भी परिवार, तो बाहर चली जाएगी। और कितना सक्षम हो गई है इसको लेकर आपको डाटा जुटाना चाहिए, लेकिन वो डाटा तो नहीं जुटाया जा रहा है। फिर अभी संसद में फिर से भाजपा के एक मंत्री द्वारा संसद में राज्य मंत्री द्वारा जवाब दिया गया है कि 2021 की नहीं होने वाली है। और यह चिंता सारे जातियों की होनी चाहिए, कोई ओबीसी जातियों को चिंता नहीं होनी चाहिए। और मैं बार बार कह रहा हूं कि ओबीसी की जनगणना या ओबीसी जो वर्ग है ये एक वर्गीय चरित्र है, इसका कोई जाति चरित्र नहीं है। तो अगर जाति जनगणना नहीं होगी तो आरक्षण के समुचित बंटवारे का सवाल, अगर जाति जनगणना नहीं होगी तो आरक्षण के समुचित